नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमने अपने इस लेक्चर में एसएससी जीडी के जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया। तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है और इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है राजराज चोल। तो राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर, तो इसने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर है कहां पर, तो तमिलनाडु के तंजावुर में है, तंजावुर जिसे आप कहते हैं। तो तमिलनाडु के तंजावुर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है। इसे इसे चोल शासक राजराज चोल ने बनवाया था। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर ये मराठा सरदार थी और इन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और ये कहां पर है, तो वाराणसी में, ये वाराणसी में। अगला ऑप्शन है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने क्या किया था, जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी का, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने से मंडित कराया था, सोने से मंडित करवाया था राजा रणजीत सिंह ने। पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने से मढ़वाया था। और धंगदेव चंदेल, अगला ऑप्शन है आपका धंगदेव चंदेल। तो ये चंदेल वंश का शासक था और खजुराहो के मंदिर जो हैं ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। धंगदेव चंदेल ने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर धंगदेव चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें आपका यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, अगला ऑप्शन है मुंबई। तो ब्राबोर्न स्टेडियम, ये आपके पेपर में अलग से पूछा गया था। ब्राबोर्न स्टेडियम कहां पर है, तो ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम ये भी मुंबई में है। तो ब्राबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम ये दोनों स्टेडियम मुंबई में है। और अगला ऑप्शन है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। यहीं पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, अगला ऑप्शन है बंगलुरु। बंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, तो ये ग्वालियर में है। और अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है 29, ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित हैं। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषा और धर्म के आधार पर किया गया है। यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों का निर्माण भाषा के आधार पर, अर्थात भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया आर्टिकल 29 में और 30 में। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है, के संरक्षण का अधिकार है।
अर्थात वो अपनी भाषा लिपि संस्कृत को बनाए रख सकते हैं। और आर्टिकल 25(25) इसमें ये बताया अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 में है। और इसमें उल्लेख है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपनाने उसका आचरण करने उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 इसमें उल्लेख है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 32 में है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा या हृदय। क्योंकि जो प्रारंभ के 5 मूल अधिकार हैं उन सभी की रक्षा करता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे देश में यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अगला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 40। इसमें पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। अर्थात इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो पंचायतों का गठन करे। और इसी आर्टिकल को आधार बनाकर पंचायती राज को अपनाया गया, पंचायतों का गठन किया गया। वर्तमान में पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है और पंचायतों के त्रिस्तरीय जो 3 स्तरों वाला ढांचा है इसका सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय ढांचा सुझाया था। इसी से संबंधित है अनुसूची 11 और 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 29 आर्टिकल। और अगला क्वेश्चन पूछा गया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो आपका पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान। इसने क्या किया, बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। तो इसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया मुर्शिद कुली खान ने। और सिराजुद्दौला इसने क्या किया, तो सिराजुद्दौला के बारे में समझ लेते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध में एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो इधर से था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण, विश्वासघात के कारण बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध जीत जाती है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और सिराजुद्दौला ने अपने नवाब को धोखा दिया था, मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहते हैं। और फिर इसके बाद 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा मीर जाफर। अर्थात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को। अगला ऑप्शन है मीर कासिम। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और यह 1764 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में भी ये जो बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम, ये पराजित हुए थे। तो इसमें आपसे पूछा गया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति रखा गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक चली। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो 1951 से 56 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि पर आधारित थी, कृषि को विशेष ध्यान दिया गया। इसमें हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 66 तक चली। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान में रखा गया और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाना, अर्थव्यवस्था को गतिमान, अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, फिर इसके बाद 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा, 3 साल का प्लान हॉलीडे रहा। इसके बाद 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास तथा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्थिरता के साथ विकास तथा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास तथा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 78 तक चली और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाना था, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अर्थात आत्मनिर्भरता पर किस पंचवर्षीय योजना से ध्यान दिया जाने लगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना पर आत्मनिर्भरता पर, भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए, दूसरे देशों से आयात कम करना पड़े, जो भी प्रोडक्ट की जरूरत है वो हमारे देश में ही बने। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। तो इसमें आपसे पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गोवा के सीएम कौन है? तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, इनके बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन है मानिक शाह, ये भी पूछे गए आपके एग्जाम में। तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, त्रिपुरा के सीएम बने हैं। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के संबंध में एक फैक्ट और पूछा गया आपके एग्जाम में, खारची पूजा, खारची पूजा किस राज्य का है? त्रिपुरा का। कोकबरोक भाषा, कोकबरोक भाषा ये किस राज्य की मूल भाषा है? त्रिपुरा की। 19 जनवरी को कोकबरोक दिवस मनाते हैं। और त्रिपुरा के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मानिक शाह, विप्लव देव के स्थान पर। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी पूछे गए। गोवा के सीएम ये प्रमोद सावंत बने हैं। और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं गोवा के। और गोवा की राजधानी है पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर है पणजी। मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य था भारत सरकार का, ये लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। जीएसटी संग्रहालय धरोहर का निर्माण गोवा में किया गया है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। ते फैक्ट याद रखने हैं।
अगला ऑप्शन है आपका बसवराज बोम्मई, इनके बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोम्मई। और यहां पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है थावर चंद गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का नृत्य है यक्षगान, ये भी याद रखना है, कर्नाटक का ये ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन है आपका एम.के. स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। और हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है, बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को नाश्ता देने का प्रावधान है इसमें। तो आपसे पूछा गया है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है आपसे, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1828, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का, ये संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के लेखक थे, ब्राह्मणिकल मैगजीन के लेखक थे और मिरातुल अखबार के लेखक थे राजा राममोहन राय। और सती प्रथा को इन्होंने गैर कानूनी घोषित, सती प्रथा को प्रतिबंधित कराया राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक से। तो राजा राममोहन राय का हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में अहम योगदान रहा है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, आत्मीय सभा। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पर की? कलकत्ता में। अगला ऑप्शन है 1867, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। और आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन प्लस आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। और यह स्थापना इन्होंने कहां पर की? तो मुंबई में। अगला ऑप्शन है 1873, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया, ज्योतिबा फूले। और ये ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना कहां पर की? पुणे में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया है 1875, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पर की? तो मुंबई में। तो ये चीज भी याद रखना है। तो इसे प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के, बंगाल का मतलब यहां पर पश्चिम बंगाल है। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस हैं। इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया, अर्थात इनसे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, लेकिन जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया आनंद बोस को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी।
इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला ऑप्शन है यू ललित, उदय उमेश ललित। यह भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि भारत के 49वें सीजेआई कौन है। 49वें सीजेआई, सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के 49वें सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 49वें नंबर के, वो यू ललित है। लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वर्तमान में जो 50वें सीजेआई बने हैं वो है डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका नाम भी याद रखना है। अगला ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। अगला ऑप्शन है शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा का नाम भी याद रखना है। ये क्या है, तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्की के प्रमुख कौन है, शुभ्रकांत पांडा। तो इनका नाम भी याद रखना है, फिक्की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से स्थायी रूप से वापस आए 1915 में। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए गांधी जी। हालांकि एक दो बार बीच में आ गए थे वो, लेकिन अस्थायी तौर पर आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से वापस आ गए भारत में। इसीलिए भारत सरकार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है और वर्तमान में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया है 2023 में 9 जनवरी को। अगला ऑप्शन है जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो 1915 में ही जब वापस आए तो इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से कहा कि वो सेना में शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश शासन की मदद करें विश्व युद्ध में। तो महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो वो हमें बहुत सी छूट प्रदान कर देंगे, अर्थात जो शोषणकारी नीतियां हैं उनको कम करेंगे, शोषण परक नीतियों से भारतीयों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीयों को बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती किया ताकि वो सेना में जाएं और अंग्रेजों की मदद करें प्रथम विश्व युद्ध में। और ऐसा करने से महात्मा गांधी जब ऐसा किया तो अंग्रेज इनसे बहुत खुश हुए और महात्मा गांधी को उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया 1915 में, कैसर ए हिंद। तो ये चीज याद रखना है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के समर्थन में, चंपारण बिहार का एक जिला है, यहां पर किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों का अभाव हो जाता था और किसान भूख से मर रहे थे। तो ऐसा एग्रीमेंट कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों से और इस एग्रीमेंट से मुक्ति पाने के लिए किसान परेशान थे। इसलिए वहां के एक स्थानीय नेता थे पंडित राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया और चंपारण में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में 1917 में चंपारण सत्याग्रह को चलाया, चंपारण सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के सफलता के फलस्वरूप गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा महात्मा गांधी के भारत के पहले सफल किसान आंदोलन को जो चंपारण में हुआ, इसकी सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में मिल सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। खेड़ा के किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह किया, तो खेड़ा गुजरात में है। 1919 में महात्मा गांधी ने रौलेट एक्ट के खिलाफ, जिसे काला कानून कहा गया, नो अपील नो वकील नो दलील का कानून कहा गया, जिसके तहत
किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे लगभग 2 साल तक जेल में रखा जाता था। तो कोई अपराध किया हो या न किया हो, ब्रिटिश सरकार को संदेह हो जाता था कि ये कोई अपराध कर सकता है, इस आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाता था भारतीयों को। तो ऐसे कानून को, ये कानून बना कब? मार्च 1919 में, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट सत्याग्रह, तो ये भी याद रखना है। तो ये गांधी जी का अखिल भारतीय सत्याग्रह है। महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से वापस आए? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। और नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन बेरी। परमेश्वर अय्यर क्या है? सीईओ। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगला ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग, जब नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, नीति आयोग के तो उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग के बारे में, तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी आयोग हो जाएंगे इसके आंसर। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, क्योंकि यही देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 269 बीसी पहला ऑप्शन है। दूसरा है 261 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। 232 बीसी, 298 बीसी। तो 269 बीसी इस समय क्या हुआ? तो अशोक मौर्य शासक बना, अर्थात मगध का शासक बना अशोक मगध का शासक बना 269 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? अशोक ने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। और इसमें भयंकर नरसंहार को देखकर मौर्य सम्राट अशोक का मन बदल गया और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया। यह भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि किस भारतीय शासक ने धम्म नीति को अपनाया? तो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक अशोक महान ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग, उड़ीसा को कहते हैं, कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। अशोक के बारे में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में और पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और इसे भी अशोक ने बनवाया था। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। तीसरा ऑप्शन है 232 ईसा पूर्व। तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु। अगला ऑप्शन है 298 ईसा पूर्व। तो 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और जैन धर्म में संलेखना विधि होती है जिसमें एक बहुत लंबा उपवास रखा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है और
उसी के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया जाता है। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से अपने शरीर को त्यागा था, तो याद रखना है। तो इसमें अशोक की मृत्यु कभी 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मां का नाम क्या था? सुभद्रांगी, ये भी पूछा जाता है। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लॉन्च हुई? तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लॉन्च हुई। पहली औद्योगिक नीति लॉन्च हुई। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लॉन्च हुई। 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति लॉन्च हुई। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति लॉन्च हुई और 1951 में भी नई औद्योगिक नीति लॉन्च हुई। नई आर्थिक नीतियां संचालित की गई। नई आर्थिक नीतियों में कई प्रकार की नीतियां अपनाई गई, जिनमें से एक औद्योगिक नीति भी थी। तो नई औद्योगिक नीति, हालांकि अब ये पुरानी हो गई, लेकिन आज भी इन्हें नई ही बोला जाता है। नई औद्योगिक नीति 1991 में लॉन्च हुई और 1949 में क्या हुआ? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आपसे आरबीआई से भी पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। भारत में मौद्रिक नीतियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो जो आज के क्वेश्चन थे उनको हमने संक्षिप्त में कंप्लीट करने की कोशिश की है और अगली लेक्चर सीरीज हम बहुत जल्द लाएंगे। इतना ज़्यादा गैप नहीं करेंगे और कुछ समस्याएं थी जिनके कारण ऐसा गैप हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।